बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बिहेवियर साइंस सेक्शन ई। तो आज की इस वीडियो के अंदर सेक्शन ई को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो सेक्शन ई के अंदर हमने स्ट्रेस को और पेन वाले टॉपिक को पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर साइकोट्रॉमा और सुसाइड है कवर कर लिया था। ये सारी वीडियोस आपको बिहेवियर साइंस सेक्शन ई वाली प्लेलिस्ट के अंदर जाके मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो सर्च कर लेना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम हेल्थी या हेल्थ को कवर करने वाले हैं। और जो ये वीडियो होगी रिलेटिवली शॉर्ट होने वाली है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो टेबल है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से MCQs तो आते ही आते हैं, SCQs या वाइवा भी यहीं से कभी कभार आ जाता है। और सिनेरियोस को आपने सही तरह पिकअप करना है, क्योंकि अगर आपने सही तरह सिनेरियोस को पिक नहीं किया तो आपके पूरे के पूरे 9 नंबर भी जा सकते होते हैं। तो ध्यान से आपने अच्छे तरीके से टॉपिक पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ हेल्थ और डिजीज़ को कवर करने वाले हैं, ठीक हो गया। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। WHO हेल्थ को इस तरह से डिफाइन करता है कि किसी बंदे के अंदर फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बीइंग है और इसके अंदर कोई डिजीज़ भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं हेल्थी या हेल्थ। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि किसी बंदे के अंदर बीमारी नहीं है तो उसको सेहतमंद कहते हैं, लेकिन WHO कहता है कि चाहे बीमारी ना हो लेकिन उसका फिजिकल, मेंटल या सोशल वेल बीइंग होना चाहिए, तभी हम इसको हेल्थ बोलेंगे या हेल्थीनेस बोलेंगे। अब कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हेल्थ और नॉर्मेलिटी को डिटरमिन करते हैं। पहला है डायनेमिज्म, दूसरा ऑप्टिमाइजेशन है, तीसरा पर्सनल कंटेनमेंट है, चौथा ऑक्यूपेशनली इफेक्टिव है, पांचवा इकोनॉमिकली इमेंसिपेटेड है, ठीक है, छठा रिलीफ फ्रॉम पेन एंड डिस्कम्फर्ट और सातवां होमियोस्टेसिस है, और आठवां डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। वैसे डिफेंस मैकेनिज्म अलग हेडिंग में आ जाते हैं। डायनेमिज्म, डायनेमिज्म का मतलब है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट रोल, ठीक है। तो आपको पता है कि जो एक टीचर होता है वो कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर तो टीचर होता है, लेकिन घर आके वही टीचर एक फादर बन जाता है, ठीक है। और मे बी वो टीचर एक बेटा भी बन जाता है, एक बाप भी बन जाता है, ओके। तो डायनेमिज्म होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग या इंडिविजुअल के डिफरेंट रोल्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, तो उसको बोलते हैं डायनेमिज्म। मिसाल के तौर पर एक रोल के अंदर वो स्टूडेंट होता है, एक रोल के अंदर वो ब्रदर होता है, कभी वो टीचर वाला रोल निभा रहा होता है, एक रोल के अंदर वो साइंटिस्ट होता है, स्पोर्ट्समैन होता है। जितने ज़्यादा रोल कोई बंदा परफॉर्म करेगा उतना ज़्यादा डायनेमिक होगा। लेकिन अगर किसी बंदे के अंदर बीमारी होगी तो वो सारे रोल को निभा नहीं सकता, सारे जो रोल्स होते हैं उनको एक्ट नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई जो इलनेस होती है वो डायनामिज्म को लिमिटाइज़ कर देती है, लिमिट कर देती है। इसकी बात है ऑप्टिमाइज़ेशन। ऑप्टिमाइज़ेशन के अंदर अगर कोई पर्सन किसी भी एक्टिविटी को या कोई भी काम करता है और वो उसको बेस्ट मैनर के अंदर करता है तो उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमाइज़ेशन। और जो बेस्ट तरीके के अंदर हर चीज़ परफॉर्म करता है, हर चीज़ के अंदर अपना 100% देता है, 100% परफॉर्मेंस देता है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज़ेशन। जिस तरह आपको पता है कि एंजाइम की एक ऑप्टिमम पीएच होती है, उस पीएच पे इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। लाइक एक स्टूडेंट है, पढ़ाई में भी अच्छा है, खेल में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल लेता है, हॉकी के अंदर भी अच्छा है, ठीक है, राइटिंग के अंदर भी अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बेस्ट है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज़ेशन। इसके बाद है पर्सनल कंटेनमेंट। पर्सनल कंटेनमेंट कि अपनी ही फीलिंग्स से, यानी अपनी हालत से सैटिस्फैक्शन होना, कि मेरे पास अगर छोटा-सा मोबाइल है तो मैं सैटिस्फाई हूँ, क्योंकि मुझे और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो बड़ा मोबाइल होगा उसमें भी कॉल वगैरह करना, यही सब सिस्टम होगा जो छोटे मोबाइल में है। यानी अपने गिवन सिचुएशन के अंदर अपने ही सेल्फ सैटिस्फैक्शन होती है, तो उस सेल्फ सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग को पर्सनल कंटेनमेंट बोलते हैं, ओके। यानी मुझे कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए, कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की ज़रूरत नहीं है, चाहे जितने मर्ज़ी फेलियर है, डिफ़िकल्टी है, या मैं दुनिया का सबसे अच्छा साइंटिस्ट नहीं बन सका या अच्छा डॉक्टर नहीं बन सका, लेकिन मैं बेस्ट हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो अपने लिए अच्छा कर रहा हूँ और मैं अपनी हालत पे मुतमईन हूँ। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनली इफेक्टिव, ओके। अब चाहे जो मर्ज़ी ऑक्यूपेशन है, लेकिन उस ऑक्यूपेशन के ज़रिए जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है। अपने ऑक्यूपेशन के ज़रिए भी या उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो स्किल्स है और नॉलेज है, वो इसका सही तरीके से यूटिलाइज़ करता है और इसका फ़ायदा उसकी सोसाइटी को होता है। इसके बाद है इकोनॉमिकली इमेंसिपेटेड, ओके, यानी वो फ़ाइनेंशियली तौर पे वो स्टेबलाइज़ है, ओके, ठीक हो गया। तो ये इकोनॉमिकल इमेंसिपेशन में आ जाता है। इसके बाद है रिलीफ फ्रॉम पेन एंड डिस्कम्फर्ट। जो पेन, डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रेस होते हैं, इन सब चीज़ों से दूर हेल्थी पर्सन आता है। यानी जो हेल्थी पर्सन होता है उसकी लाइफ में ऐसा कोई पेन नहीं होता या कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, कोई बेचैनी नहीं होती, कोई जेलसी नहीं होती, कोई इंटॉलरेंस वगैरह नहीं होता, इग्नोरेंस नहीं होती। वो इन सब चीज़ों से पाक होता है, फ्री होता है। इसके बाद है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस एक तो फिजियो के अंदर और फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते थे, फिजियो में और पैथोलॉजी के अंदर की होमियोस्टेसिस क्या होती है, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लेकिन यहाँ पे होमियोस्टेसिस थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे एक चीज़ तो वैसे एक ही है, लेकिन जो अपने दिल के अंदर है या जो अपने अंदर है वही बाहर रखना, सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आना, तो अपनी एनवायरनमेंट के साथ होमियोस्टेसिस रखना, इससे भी बंदा अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है। यानी उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर पूरी हार्मनी होती है, पूरी यकसानियत होती है, तो ये होमियोस्टेसिस में आता है। यानी जो पर्सन होता है
जब वो दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, तो वो दूसरों के राइट्स को रिस्पेक्ट करता है, उनको इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है। इसके बाद है डिफेंस मैकेनिज्म। हेल्थ और नॉर्मेलिटी को मेंटेन करने के लिए वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म जो कि पर्सन यूज़ करता है ताकि वो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को बर्दाश्त कर सके, तो उसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सारे होते हैं। अब जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं ये वो बिहेवियर पैटर्न होते हैं जिनको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं ताकि वो एंजाइटी को, स्ट्रेस को मैनेज कर सके। ये हमारी डेली लाइफ का रूटीन का पार्ट होते हैं। अब इनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और यहीं से इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती है। पहला है डिनायल। डिनायल के अंदर किसी भी तकलीफ वाली या तल्ख वाली सिचुएशन को नफी करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के करीबी रिश्तेदार की डेथ होती है तो वो तो कहता है कि तो मरा ही नहीं है, तो बिल्कुल जिंदा है, ओके। या कोई बंदा अगर हार्ट अटैक से सर्वाइव कर रहा है लेकिन इसके बाद हार्ट अटैक के सर्वाइव करने के बाद दोबारा से स्मोकिंग स्टार्ट कर देता है, तो वो अपने हार्ट अटैक वाली सिचुएशन को मानते ही नहीं है। वो तो कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे कोई अटैक नहीं हुआ था। या अगर किसी के करीबी रिश्तेदार की डेथ हो जाती है तो वो तो कहता है कि तो जिंदा है, उनकी तो मौत ही नहीं हुई। ठीक हो गया। जो सब्सटेंस एब्यूजर्स होते हैं वो डिनायल सिचुएशन के अंदर होते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है कि एंजाइटी इंड्यूसिंग रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना, उसको इनकार कर देना, या किसी पेनफुल या एंजाइटी इंड्यूसिंग इवेंट को ब्लॉक आउट कर देना, किसी फीलिंग को एलिमिनेट कर देना। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अंदर अपने इंटेंस इमोशन को डिस्चार्ज करना ऑन द लेस डेंजरस पीपल, वो भी अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जिसको वार्ड टेस्ट में रिलेटिवली लो ग्रेड मिला है लेकिन वो जूनियर स्टूडेंट के ऊपर, जूनियर पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर चलाना शुरू कर देता है उनकी थोड़ी सी मिस्टेक के बाद, ओके। तो ये किस में आता है? डिस्प्लेसमेंट में आता होता है। इसके बाद है फैंटेसी। फैंटेसी का क्या मतलब है? फैंटेसी के अंदर आप इम्पॉसिबल या इम्प्रोबेबल थिंग्स को इमेजिन करना शुरू कर देते हो। उसको उर्दू में बोलते हैं शेख चिली का ख्याली पुलाव। लाइक एक स्टूडेंट है, बड़ी मुश्किल से ने ग्रेजुएट स्कूल पास किया है लेकिन वो ये कहता है कि इतने कम नंबर होने के बाद भी मुझे एक अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में एक रिजेम्बलेंस होती है, सिमिलैरिटी होती है अपने और किसी और दूसरे इंडिविजुअल के दरमियान, लेकिन वो अनकॉन्शियस एजम्पशन होती है। लाइक एक छोटी सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा तो जो गर्ल थी वो डिसाइड ये करने लगी कि वो नर्स है, ओके, हालांकि वो माइनर सर्जरी के लिए वो हॉस्पिटलाइज हुई थी। इसके बाद है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। जो इंटेलेक्चुअलाइजेशन है तो इसके अंदर आप क्या करते हो? इसके अंदर आप इमोशंस को थॉट से सेपरेट कर देते हो। थॉट एक सोच या एक आइडिया है, उससे रिलेटेड इमोशन है, उसको सेपरेट कर देते हो, क्योंकि जो थॉट है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है और इसके खिलाफ जो इमोशनल रिएक्शन आना है वो उससे भी ज़्यादा पेनफुल आना है। लाइक अगर किसी बंदे को पता चला है कि उसको कैंसर है तो वो कैंसर के बारे में पढ़ना शुरू कर देगा, ये जाने बगैर या ये भूल जाएगा कि उसको भी कैंसर है, ओके। तो वो अपने सारे इमोशंस को कैंसर वाले उसको एलिमिनेट कर देगा और कैंसर की फिजियोलॉजी और ट्रीटमेंट को पढ़ना शुरू कर देगा। इंट्रोजेक्शन के अंदर अपनी जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग होती है, जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करती, उसको दूसरे के साथ एट्रीब्यूट कर देना। लाइक यहाँ पे लिखा है कि अगर पाकिस्तान में कुछ भी काम खराबी हो रही है तो कहता है कि अमेरिका करवा रहा है सब कुछ, ठीक है। अपनी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग या थॉट्स को किसी दूसरे के साथ एट्रीब्यूट कर देना, ओके। या एक बंदा है जिसने अडल्ट्री कॉमिट किया है। अडल्ट्री क्या होता है? ये एक सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, इलीगल होता है विद एनी मैरिड पार्टनर, ओके, ठीक हो गया। जैसे किसी बंदे ने किसी दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो वही इस बात पे कन्विंस हो जाता है कि उसकी वाइफ ने भी किसी और के साथ किया हुआ है, यानी अपनी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग या थॉट्स को किसी दूसरे के साथ मर्ज कर देना। रेशनलाइजेशन है। रेशनलाइजेशन के अंदर अपनी फीलिंग को जस्टिफाई करना जो अनरीजनेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। लाइक कोई बंदा होता है या कोई बूढ़े लोग होते हैं, वो दवाई खाना छोड़ देते हैं और ये समझते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो जो रेशनलाइजेशन होती है इसमें गलत तोजी पेश करके अपनी फीलिंग को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं जो कि अनरीजनेबल होती है, अनएक्सेप्टेबल होती है। इसके बाद है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में हम एक कॉन्शियस एटीट्यूड को डेवलप करते हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, कि हमें जिससे नफरत होती है लेकिन हमारा मुनाफा भी उससे से रिलेटेड है, तो जिससे नफरत होती है उससे हम अच्छे तरीके से पेश आते हैं। जो नफरत थी वो अनकॉन्शियस के अंदर है लेकिन हम खुद जानबूझ के अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, तो वो कॉन्शियस एटीट्यूड के अंदर है। ठीक हो गया। इसके बाद है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के अंदर आप इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट या इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हैंडल करते हैं थ्रू टेम्परेरी अल्टरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस और आइडेंटिटी। लाइक एक 19 साल की लड़की थी, ओके।
तो उसको इसने पहले क्या था कि जब ड्राइविंग की वजह से इसने एक एक्सीडेंट कर दिया था और एक्सीडेंट की वजह से किसी की डेथ भी हो गई थी। लेकिन उसने इस मेमोरी को क्या कर दिया या इस थॉट को अपनी मेमोरी से निकाल दिया, ब्रेन से निकाल दिया। तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन, जिसके अंदर आप डिसोसिएट कर देते हैं किसी 2 आइडियाज़ को। इसके बाद है रिप्रेशन। रिप्रेशन के अंदर अनकॉन्शियस वर्ड आएगा और सप्रेशन के अंदर कॉन्शियस आएगा। बाकी सब चीज़ें सिमिलर है। अनकॉन्शियस का मतलब है कि जो भी चीज़ होती है, जो अपना एग्ज़ैक्ट या इन्हेरेंट रिस्पॉन्स देती है, तो वो अनकॉन्शियस होता है। कॉन्शियस के अंदर हम खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब अनकॉन्शियस के अंदर जो इन्हेरेंट फीलिंग है, वो है जेलस। कि मिसाल के तौर पर 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की सक्सेस से, कामयाबी से जेलस हुआ पड़ा है, ठीक है? लेकिन उसको अपनी फीलिंग का अवेयरनेस नहीं है, ठीक है? तो उसको रिप्रेशन बोलते हैं। जबकि सप्रेशन के अंदर वो कॉन्शियसली अपनी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को अपने माइंड से बाहर निकाल देता होता है। लाइक एक स्टूडेंट था कि उसने अपने दोस्त के साथ कोई बहस वगैरह कर ली थी, झगड़ा वगैरह कर लिया था। तो उसने अभी इस मेमोरी को अपने माइंड से निकाल दिया, इस फीलिंग को भी निकाल दिया जो कि नेगेटिव थी, ताकि वो पहले पेपर फिनिश करेगा, फिर पेपर के बाद सुलह-सफाई वगैरह या इस झगड़े को मैनेज करेगा। जबकि रिप्रेशन के अंदर अनकॉन्शियस होता है, मतलब जेलसी तो कर रहा है, लेकिन उसको खुद इस बात का एहसास नहीं होता कि क्या वाक़ई में मैं जेलसी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम वीडियो को एंड कर देते हैं। तो ये था टॉपिक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ है। ओके, आई थिंक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ डिजीजेस इसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपने हेडिंग तैयार करनी होती है। ओके, चलो इसको कवर कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो जो डिजीज़ के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं, यानी अगर किसी को बीमारी है और हॉस्पिटल में दाखिल हो गया है, तो उसको किन किन चीज़ों का स्ट्रेस हो सकता है, यानी कुछ इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, तो वो किस किस टाइप का स्ट्रेस हो सकता है। ओके, और जो स्ट्रेस होता है हॉस्पिटलाइजेशन का, वो किस किस टाइप का हो सकता है, तो वो कौन कौन से स्ट्रेसेस होते हैं। पहला है चेंज ऑफ रोल। जो बंदा बीमार होता है वो एक्टिव से पैसिव एजेंट बन सकता है, यानी अब वो अपने काम सारे खुद नहीं करेगा, बल्कि दूसरा बंदा करेगा। फाइनेंशियल लॉस, अगर वो घर का सरबराह था तो नौकरी चली जाएगी, टेम्परेरी लॉस हो सकता है, परमानेंट लॉस हो सकता है। स्टिग्मेटाइजेशन, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जिनको बुरा या मायूब समझा जाता है और कुछ को सिंपल कहा जाता है, यानी जो सिंपल डिजीज होती है। लाइक एड्स है, एपिलेप्सी है, स्किन डिजीज है, इनके साथ एसोसिएटेड मिथ होती है, स्टिग्मा होते हैं। लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम है, जो बंदा बीमार होता है उसकी इज्जत नफ्स थोड़ी मजरूह हो जाती है। ओके, इसके बाद है फियर ऑफ बीइंग हैंडीकैप्ड और डिसफिगरमेंट। ज़ाहिर है जो बंदा होता है, जो बीमार होता है, उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि अगर ट्रीटमेंट फेल हो गया या मैंने ट्रीटमेंट को फॉलो ना किया गया, तो क्या मैं पक्का या माज़ूर तो नहीं हो जाऊँगा, या मेरी कोई हालत ख़राब तो नहीं हो जाएगी। और लास्ट है अनसर्टेन प्रोग्नोसिस के, कि क्या वाक़ई में ठीक हो जाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। इसके बाद है स्ट्रेस ड्यू टू हॉस्पिटलाइज़ेशन। तो अगर कोई बंदा वार्ड के अंदर दाखिल हो गया, तो फिर कौन-कौन से स्ट्रेसेस हो सकते हैं। पहला लॉस ऑफ प्राइवेसी, इसको सारे काम दूसरे पेशेंट के सामने करने पड़ेंगे। लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, सारा कंट्रोल डॉक्टर करता है, हेल्थ प्रोफेशनल कंट्रोल करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अपने वो करीबी रिश्तेदार से दूर होता है, या अपने हैंडलिंग, यानी अपने जो मामूलात होते हैं सेहत से मुतालिक, वो किसी अजनबी लोगों को सपर्द कर देना, यानी जो अब इसके जो हेल्थ होती है वो डिटरमिन करेंगे डॉक्टर्स, जो इसके लिए बिल्कुल स्ट्रेंज होते हैं। तो स्ट्रेंजर्स के ऊपर ट्रस्ट करना। इसके बाद है थ्रेट फॉर सोशल डिसफंक्शन होती है। ओके, तो साफ बात है कि सोशल डिसफंक्शन हो सकता है, मतलब पहले वो लोगों में घुल मिल कर बात नहीं कर सकता, पहले वो करता था अब नहीं कर सकता, वार्ड के अंदर दाखिल है। और लास्ट है अनसेटिस्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन, जब इसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसका डिजीज़ कौन सा है, इसको ट्रीटमेंट कौन सा दिया जा रहा है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा बेचैनी होती है अपनी डिजीज़ के बारे में, अपनी सेहत के बारे में। जल्दी जल्दी हमने पहले ख़त्म कर लिया है, क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मुवद्दिद हुसैन राना के बेस्ड के ऊपर। तो ये सारी वीडियोस आपको सेक्शन ई में जाके मिलेगी। तो ये पार्ट 3 वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को स्टार्ट करेंगे स्पेशल हेल्थ सेटिंग के अंदर, जिसमें आईसीयू है, कोरोनरी केयर यूनिट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।